तो मैं ऑफिस में बैठ के लिख रहा था और ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 2:30-3 बज गए थे एंड आई हर्ड द डोर ओपन एंड शट और मैं एक अंदर के रूम में बैठ के लिख रहा था. मैं बाहर आया, मुझे लगा वॉचमैन जो होंगे वो होंगे, तो मैं गया उनसे पूछा कि आप अंदर आए थे क्या? उन्होंने कहा नहीं. मैं बहुत डरा. मैंने बैग उठाया, मैंने कहा भाड़ में गई डेडलाइन. बैग उठाया, लैपटॉप पैक किया, मैं भाग गया. I mean, the second novel which I wrote, हाँ. Extraordinary Fate of an Ordinary Man, so हाँ. it has a Kedarnath tragedy incident वाओ. looked in. हाँ, मतलब मेरे फादर अंधे थे, मेरी माँ ने पट्टी बांध ली, मेरा मामा शकुनी था, तो मैं ये नहीं होता तो और क्या होता. मेरे साथ तो कृष्ण नहीं थे ना. बहुत सारे scenes लिखे होते हैं. हाँ. And few of the scenes may be very, you are liking them very much. हाँ. It's kind of a personal favorite for you, right? But जब वो actual में shoot होता है and these scenes are नहीं, ये scene नहीं होगा, वो cut कर देते. तो how do you feel it? Oh, it's very Very, hard. very silly to ask. No, but it is very, very disappointing. Hello guys, welcome to a fresh episode of Beyond Belief podcast. If you believe in yourself, anything is possible. इस कोड को जो पर्सोनिफाई करते हैं वो हैं आज के हमारे गेस्ट. IIT साइंटिस्ट, पेरेंट्स IIT साइंटिस्ट थे, बट उसके बावजूद इन्होंने एक ऐसी फील्ड चुनी जो बहुत ही अलग थी. इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने माने नाम और राइटर. वी आर वेलकमिंग मिस्टर सिद्धार्थ वांकर. हेलो सिद्धार्थ जी, वेलकम टू द शो. Thank you, Ramesh. सीधे nose diving into it कि it was not a very easy journey, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पेरेंट्स ना बहुत एजुकेटेड होते हैं. माई पेरेंट्स आर फैकल्टी इन IIT कानपुर. दे आर बोथ PhDs एंड तो एक आमतौर पे की धारणा बन जाती है सबके लिए कि आपका बेटा भी वही करेगा. तो वो एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना और ये बोलना कि मैं तो साइंस ही नहीं लेने वाला और मैं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाऊँगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. क्योंकि हमेशा से लोग जो स्पेशली जो इस इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते हैं या मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट आज से 18-19 साल से ज़्यादा एक्चुअली 2099-2000 के आसपास की, जब मैं कॉलेज गया तो उस समय तक लोगों को पता नहीं था कि ऐसी कोई इंडस्ट्री है या इसमें क्या फ्यूचर हो सकता है या इससे लोग कमा भी सकते हैं कि नहीं. हाँ, एक फिल्म इंडस्ट्री थी पर टीवी तब तक इतना डेवलप नहीं हुआ था. टीवी डेवलप हो ही रहा था. तो ज़्यादातर लोगों को या फिर जर्नलिज्म पता था या फिर फिल्म इंडस्ट्री पता थी. एंड जर्नलिज्म में तब लोग सिर्फ ये सोचते थे कि वो लोग सिर्फ खादी के कुर्ता पहन के झोला टांग के घूमते हैं. और फिल्म इंडस्ट्री तो काफ़ी बदनाम थी. तो एक बहुत ही अलग धारणाएं थी जो आई थिंक मैं एक पहला चाइल्ड था IIT फैकल्टी का जिसने आगे बढ़कर एक डिफरेंट फील्ड चुनने की हिम्मत की. मेरे समय में जितने भी मेरे क्लासमेट्स थे या जो मेरे सीनियर्स भी थे, जो बाकी फैकल्टीज़ के बच्चे, वो सब ज़्यादातर इंजीनियरिंग ही करते थे. और वहाँ पर मेडिकल को भी सेकंड दर्जा माना जाता था. मतलब मेडिकल वाज सेकंड इन द लाइन, इट वाज नॉट द फर्स्ट थिंग. अगर आप इंजीनियर नहीं बन रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते. तो वो एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. एंड देयर वर लॉट ऑफ मोमेंट्स वेयर आई क्रम्बल्ड कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. फिर एक एडिशनल प्रेशर तब था जब मैं आ गया इंडस्ट्री में कि नहीं, मुझे तो अच्छा करना पड़ेगा. बिकॉज अगर मैं नहीं करूँगा तो बाकी जो बच्चे जो करने की सोच रहे हैं कुछ और अपनी मर्जी का, वो शायद नहीं कर पाएंगे. बिकॉज देन आई विल बिकम वन एग्जाम्पल कि अरे उनका बेटा करने गया था, कुछ नहीं कर पाया. वन एग्जाम्पल ऑफ व्हाई यू शुड नॉट डू. या व्हाई यू शुडंट थिंक ऑफ डूइंग समथिंग व्हिच लाइक ट्राइंग टू फॉलो योर हार्ट. राइट. And not the convention, not the thing that it is because you are so and so's son you have to do so and so. True. Like if that is the thing, then my dadaji was a priest, so my father should technically had been a priest only. Now I know where mythology is coming from. Yeah, mythology is there ingrained in me because I spent a lot of time with my dadi as a child, and my dadi was very very well educated and well learned about scriptures. Yeah. तो बचपन में मुझे ना वो रिपीट मोड में रात में सोने से पहले महाभारत की या रामायण की कहानियाँ सुनाती थी. तो बचपन से मुझे वो एक
इंक्लिंग था, प्लस आई एम वेरी रिलीजियस माई सेल्फ, तो एक पूजा पाठ का एक रहता था, तो वो समझ सब कथाएं सुनते थे, दंत कथाएं सुनते थे, या जो पूजा की कथाएं होती हैं वो सुनते थे। तो उन सुनकर लगता था कि अच्छा इसका मतलब क्या था, अच्छा ये कहानी क्या थी, तो वो कहानी क्या थी। थोड़े बड़े हुए तो विकीपीडिया आ गया, तो विकीपीडिया ने हमें हेल्प करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा यू स्टार्ट सर्चिंग कि व्हाट वाज दैट थिंग ओवर देयर। राइट. And then, of course, there were a lot of authors that I started reading. The main one is Devdutt Patnaik, which I think is a Bible for most of us. Right. And when I was in Star Plus working there, I was being trained under him when I was doing Mahabharat from Star Plus side. राइट. तो आपका जो जर्नी जब स्टार्ट हुआ, जब फर्स्ट टाइम आपको कब ऐसा लगा कि नहीं मुझे जो है राइटिंग या क्रिएटिव इंडस्ट्री में, क्रिएटिव फील्ड में जाना है? व्हेन वाज दैट फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट? आई थिंक वो बचपन से था, बिकॉज डिस्पाइट द फैक्ट दैट माई मदर इज़ अ साइंटिस्ट एंड शी वो PhD है IIT कानपुर से ही. शी वॉज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन थिएटर. शी वॉज अ थिएटर एक्टर. ओके. वो थिएटर में प्रोफेशनल एंड सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ परफॉर्म करती थी. एंड IIT में जो स्टूडेंट कम्युनिटी थी, उनका एक विंग था ह्यूमैनिटीज़ का और फाइन आर्ट्स का. तो उनके यहाँ क्या होता था कि हर साल एक वर्कशॉप होती थी जो कोई भी बहुत प्रोमिनेंट एंड एमिनेंट थिएटर पर्सनैलिटी आकर कंडक्ट करते थे. एंड उस वर्कशॉप के दौरान वो ट्रेनिंग होती थी हाउ टू एक्ट एंड ऑल, एंड दैट वुड कंक्लूड, द वर्कशॉप वुड कंक्लूड विद अ प्ले. सो मैं मम्मी के साथ, मम्मी इनवेरेबली हर प्ले में होती ही थी, तो मैं मम्मी के साथ रात में रिहर्सल्स पे जाता था दिखने के लिए. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि मैं भी करूँगा एक दिन ये. सो वो प्लस माई मदर्स साइड, मेरे नाना नानी दोनों जर्नलिस्ट थे एंड दोनों राइटर्स थे. माई नानी रोट फिक्शन मोस्टली. शी रोट फॉर धर्मयुग, सरिता, शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी वो. और माई नाना जी वॉज द फर्स्ट बिजनेस जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया. एंड सो एक राइटिंग का एक जो कीड़ा कहते हैं, आई थिंक वो एक जनरेशन स्किप किया एंड फिर मेरे में आया फ्रॉम माई नानी साइड ऑफ द. या वंडरफुल, वंडरफुल. सो बचपन में आई नो मम्मी मजाक भी बनाती हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे और मैं पढ़ता नहीं था और बैठ के प्ले लिखता रहता था. तो वो एक जोन था मेरा जहाँ से मैंने ये सोचा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैं कहानियाँ लिख सकता हूँ, मेरा एक ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में और मैं उसको व्यक्त कर सकता हूँ. ट्रू. तो आपका आहट मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है, बिकॉज जब हम 90s में 1995 में आई थिंक आया वो, तो नहीं, जो मैंने सीजन किया था वो थर्ड सीजन था. दैट वाज इन 2005-6 या. एनीवेज, मतलब हमारे बचपन की एक मेमोरीज जुड़ी हुई है, मतलब बहुत से आहट इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ. तो जब 7-8 साल के हम लोग थे, तब हॉरर का जो एसोसिएशन था, फर्स्ट एसोसिएशन वाज विद आहट, राइट? तो जी हॉरर शो वाला. तो व्हाट वाज योर जर्नी और उसके बारे में कैसे बताइए, क्या किया आपने वहाँ? सो जब मैंने ये जो प्रोडक्शन हाउस है फायरवर्क्स प्रोडक्शन, वो जब ज्वाइन किया था, सो मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था. ये मेरा सेकेंड इंटर्नशिप थी बिफोर कमिंग टू द इंडस्ट्री फ्रॉम माई कॉलेज. तो तब जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं CID में इंटर्नशिप करने आया था एंड मेरी 1 महीने की इंटर्नशिप थी. एंड मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से एंड आई थिंक दे लाइक माई वर्क. तो उन्होंने मुझे बोला कि जब कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो यू कैन कम एंड जॉइन अस. तो जब मैंने ज्वाइन किया तब तक आहट का थर्ड सीज़न स्टार्ट होने वाला था. और उस समय क्या था कि आई हैड जॉइंड एज एन असिस्टेंट इन द क्रिएटिव टीम. एंड धीरे धीरे करके, बट वो एक, जैसे मैंने बोला कि लिखने का कीड़ा था, तो मैंने एक आध स्टोरी लिखी पहले CID की, एंड पहले 2 स्टोरी नहीं हुई एक्सेप्ट, बट थर्ड स्टोरी मेरी एक्सेप्ट हो गई और मैंने बहुत ख़राब लिखा था उसका स्क्रीन प्ले. मुझे अभी भी याद है. आई थिंक आखिर में किसी सीनियर राइटर को आके मेरे साथ बैठना पड़ा था और उनको करेक्ट करना पड़ा था. एंड देन आई सैट विद हर एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग. तो समझ में आया कि अच्छा, जो आप लूप्स खोलते हो उसको हाउ डू टाई इट अप, एंड 1 घंटे का फ्रेम होता है तो इतने ही सीन हो सकते हैं. राइट. तो वो एक प्रोफेशनल हेल्प मुझे उस समय मिली. सो उस स्टोरी के बाद धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड राइटिंग मोर, एंड तब तक आहट का थर्ड सीजन आने वाला था.
तो मुझे बोला कि एक बार तुम कुछ हॉरर सोच के देखो, और मुझे बहुत डर लगता था। तो मैंने पहले तो बहुत अवॉइड करने की कोशिश की, बट सिंस वी आर इन हाउस, हम राइटर्स थे, तो था कि नहीं लिखना तो है ही, लिखना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो लिखना ही है। तो फिर एक स्टोरी से आई स्टार्टेड। और कई बार आपको क्या होता है कि आपने बचपन में कुछ एक कहानी सुनी होती है या कुछ एक इंसिडेंट सुना होता है, जो हम लोग सबके साथ होता है कि हॉरर की कोई कहानी सुन ली या कुछ था, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी थी, बहुत ही फेमस कहानी है, इट्स कॉल्ड द मंकीज पॉ। तो वो मुझे मेरा पहला इंस्पिरेशन था टू राइट अ स्टोरी अराउंड इट, दैट कॉन्सेप्ट, दैट आइडिया। या उस आइडिया के अराउंड मैंने पहली अपनी कहानी लिखी। ग्रेट। तो जब आप लिखते हो, हाँ कोई भी जॉनर आप लिखते हो, हाँ, तो यू सिट अलोन, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अलोन, राइट, सिटिंग। या सो जब हॉरर लिखते हो तो आपको खुद ही अपनी राइटिंग से डर लगता है कभी? हाँ, एक्चुअली व्हेन आई यूज्ड टू राइट दोज एपिसोड्स ना, अगर मैं लिखते लिखते खुद डर जाता था, एंड आई यूज्ड टू हैव गूज बम्स, आई यूज्ड टू फील मैं सही लिख रहा हूँ। एंड एक बार ना मैंने बहुत ही फनी इंसिडेंट है, मैं रात में लिख रहा था ऑफिस में बैठ के, बिकॉज मेरे घर पे मेरा जो रूममेट था, उसके फ्रेंड्स की पार्टी थी, तो ऑब्वियसली मैं घर पे नहीं लिख सकता था, और अगले दिन मेरा डेडलाइन थी, तो मैं ऑफिस में बैठ के लिख रहा था, और ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 2:30-3 बज गए थे, एंड आई हर्ड द डोर ओपन एंड शट। और मैं एक अंदर के रूम में बैठ के लिख रहा था, मैं बाहर आया, मुझे लगा वॉचमैन जो होंगे वो होंगे, तो मैं गया, उनसे पूछा कि आप अंदर आए थे क्या? उन्होंने कहा नहीं। मैं बहुत डरा, मैंने बैग उठाया, मैंने कहा भाड़ में गई डेडलाइन, बैग उठाया, लैपटॉप पैक किया, मैं भाग गया। बट हाँ, ऐसे जब मुझे खुद लिखते लिखते डर लगता था, तो मुझे लगता था कि हाँ मैं ठीक सही लिख रहा हूँ, राइट। सो एज ए राइटर आपको सबसे टफ क्या लगता है लिखना? कॉमेडी। मैं यही पूछना चाह रहा था। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इट्स वेरी इजी टू मेक पीपल क्राई, राइट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ। राइट। सो व्हेन यू राइट कॉमेडी, राइट, तो आपको मतलब ऑब्वियसली मेरे साथ ऐसा होता है बिकॉज आई एम राइटिंग फॉर अ शो। या तो व्हेन यू राइट इट, यू मतलब आपको खुद को हंसी नहीं आती। नहीं, मुझे हाँ, अभी किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर हाँ, मेरे हंसी हाँ, नहीं आई, हाँ, तो व्हेन आई सेंड इट अक्रॉस देन दे फाइंड इट फनी कि हाँ इट्स ओके। एंड मोर एवर, मतलब जितना मुझे पता, इट्स मोर ऑफ यू नो इन अ कॉमेडी, इट्स मोर ऑफ अ मोर डिपेंडिंग अपॉन अ एक्टर हाउ ही विल इनैक्ट दैट, यू नो, एंड इंटरेक्शन, राइट। कि मेरा जो क्यू है उस क्यू पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो वेरी, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब कॉमेडी की बात आती है। सो आई थिंक दैट इज मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट वही एक जॉनर है लिखना, क्योंकि हाँ मतलब अगर वैसे देखा जाए तो आई एम कंसिडर्ड टू बी विटी एंड दैट वे हैविंग अ गिफ्ट ऑफ गैप, बट व्हेन इट हैज़ टू कम अक्रॉस टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो मुझे लगता है कि शायद ये जोक कुछ ज़्यादा ओवर हिट हो गया, या ये कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया, या ये लैंड नहीं करा, तो क्या होगा। सो आई ऑलवेज थोड़ा सा आई रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप things which have little comedy in it. Right. But जबकि एक मेरा बहुत ही फेमस शो था जो मैंने किया था एज अ पर्सन फ्रॉम द चैनल साइड, कॉल्ड इस प्यार को क्या नाम दूँ, एंड उसमें बहुत कॉमेडी हम करते थे। सो वो एक था जो हम लोगों ने बहुत ही फ्री हैंड से हमने बहुत कुछ किया था, एंड दैट कॉमेडी हैड रियली रेजोनेटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू दोज राइटर्स जो मेरे उस शो के राइटर्स थे, गौतम हेगड़े एंड वेद एंड ऑल, जो बहुत बहुत अच्छे से ये वो जॉनर लिख पाते थे। वो जो एक होता है ना कि आप फन भी कर रहे हो बट देयर इज ड्रामा, बट यू कैन लाफ अबाउट इट, एंड देन देयर इज रोमांस, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंबाइन एवरीथिंग टुगेदर। आई बिलीव कॉमेडी जो होता है वो मोर जितना आप रिलेटेबल रखोगे उतना हाँ लैंड करता है। बट पता है कई बार क्या लगता है रमेश, दैट आपके लिए जो रिलेटेबल है वो मेरे लिए शायद ना हो। That is वो एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी हो जाती है कि हाउ डू यू मेक कॉमेडी पैन इंडिया, लाइक अदरवाइज इट इज स्लैपस्टिक। राइट, स्लैपस्टिक इज अ डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर, राइट। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है करना। सो व्हाट डू यू सजेस्ट के मतलब मुझे ऐसा लगता है एक राइटर को एक्सप्लोर करना चाहिए डिफरेंट जॉनर्स। हाँ, ऑफ कोर्स हर जॉनर एक ना एक बात तो आपको एक्सप्लोर करना ही चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत होती है। तो लाइक इफ आई हैव कम टू रियलाइज कि हाँ मतलब स्लैपस्टिक नहीं करके आप पैन इंडिया को कैसे अप्रोच करते हो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देम लाफ अबाउट समथिंग, इट इज़ कम फ्रॉम बिकॉज आई हैव ट्राइड समथिंग
and it has worked, not worked, whatever. Yeah. सक्सेस हो फेलियर हो दैट इज इमेटीरियल, बट एटलीस्ट आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस हो आपने जाता है try कि किया, हाँ। हाँ आपने ट्राई किया और आप उसको किस तरह से अप्रोच कर रहे थे, तो वो सही था गलत था, आपको एक लर्निंग हो जाती है. तो नेक्स्ट टाइम समथिंग कम्स योर वे तो आपको पता होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये नहीं कर सकता. True. तो you have been a part of महाभारत as well. Yes. तो I think as a creative head आप थे, creative director थे वहाँ पे? नहीं, so महाभारत में I was again a part of the channel team Okay. from Star Plus which was doing Mahabharat, Okay. and I was not from the production house at that point. Okay. So what was the learnings there? Oh, that's another podcast by itself. क्योंकि महाभारत आई थिंक इस पूरे दुनिया का सबसे खूबसूरत लिखा हुआ टेक्स्ट है. Epic. हाँ. ऐसा कोई इमोशन नहीं है, ऐसा कोई किरदार नहीं है, ऐसा कोई रस नहीं है जिसे वेद व्यास जी ने टच ना किया हो. उसकी कहानियों के अंदर की कहानियाँ, उसके अंदर की जो गुत्थियाँ हैं या जो उसके अंदर के आपके भाव हैं, वो समझ पाना अपने में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. एंड कई चीज़ें उस समय, अच्छा अब एक महाभारत नहीं है, हर महाभारत के अलग अलग वर्जन्स हैं. देर इज़ साउथ इंडियन प्ले फ्रॉम भाषा कॉल्ड उरुभंगम. वो पूरी महाभारत है दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे पता चलता है कि हाँ मतलब मेरे फादर अंधे थे, मेरी माँ ने पट्टी बांध ली, मेरा मामा शकुनी था, तो मैं ये नहीं होता तो और क्या होता, मेरे साथ तो कृष्ण नहीं थे ना तो मुझे सही रास्ता दिखाते. सो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था. सो क्योंकि एक महाभारत एक ऐसा टेक्स्ट है ना कि आप किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहानी बता सकते हो और आपको लगेगा कि ये पर्सन तो जस्टिफाइड है. मतलब अगर आप महाभारत का सबसे बड़ा विलेन देखें, शकुनी भी जस्टिफाइड था कि उसने वो क्यों किया जो उसने किया. सो ऐसे टेक्स्ट को समझ पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप कहीं से भी आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहानी बता सकते हो और सारी कहानी सही होती है. सो इट वाज अ जर्नी इन इट सेल्फ. मैंने ऑलमोस्ट उस शो पे अराउंड 3.5-4 साल काम किया था व्हाइल वी वर मेकिंग इट. एंड हमारे बहुत सारे सेशंस होते थे देवदत्त जी के साथ, एंड वो कई बार हमें कई सारी चीज़ें बताते थे, कई बार बोलते थे कि पढ़ो, सोच के आओ, फिर डिस्कस करेंगे. सो इट वाज अ गुड लर्निंग. एंड मुझे कई सारी ऐसी कहानियों के बारे में पता चला जो आमतौर पे बचपन से भी महाभारत देखा था टीवी पे, बी आर चोपड़ा जी का, या और भी वर्जन्स देखे थे जो आए थे बाद में, बट वो कहानी उनमें टच नहीं की गई थी. जैसे आप नल दमयंती की कहानी आप नहीं जानते हो, या जो अभी मैं बता रहा था आपको कच देवयानी की कहानी आप नहीं जानते हो. तो वो सब कहानियाँ भी पढ़ने को मिली उस दौरान. तो एक होराइजन एज अ राइटर मेरा बहुत कुछ खुला, क्योंकि आपको एक अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिले कहानियों के. कच देवयानी की कहानी, बाद में देवयानी शर्मिष्ठा की ययाति की कहानी. तो ये सारी कहानियों से आपको कई सारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इमोशंस के बारे में सीखने को मिलता है. सो आई थिंक कि महाभारत का वो जो एक ट्रेनिंग फेज था मेरे लिए, हालांकि मैं जब शो ऑन एयर आया तब तक मैं वो शो छोड़ चुका था, मैं स्टार प्लस छोड़ चुका था तब तक, पर मेरे लिए वो जो ट्रेनिंग का फेज़ था ना वो सबसे खूबसूरत फेज़ था, वेयर आई लर्न सो मच अबाउट द टेक्स्ट एंड साइमल्टेनियसली अबाउट नॉट जस्ट रामायण महाभारत बट ऑल्सो अबाउट रामायण. सो दैट या सो आप ऑथर भी हैं, आपने एक बुक लिखी है लव एट मणिपाल. यस. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. ओके. सो क्या है वो बुक, किसके बारे में? ओके, तो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और मैं बॉम्बे आया, तो आई हैड लॉट ऑफ मेमोरीज अबाउट मेरे फ्रेंड्स और हमारे जो हमने जो समय बिताया था, जो हमने हरकतें की थी या जो हमने कांड किए थे कॉलेज डेज़ में. सो मुझे था कि यार मैं लिख लेता हूँ अपने सब फ्रेंड्स के लिए, एंड एज अ मेमोयर मैं सबको दे दूँगा ये. तो जब मैंने लिखना शुरू किया, और जो मेरा रूममेट था, जो मेरा क्लासमेट भी था कॉलेज में बॉम्बे में, उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार इसके ये बड़ा मस्त हैं ये सब चीज़ें, बट इसके अराउंड कुछ कहानी भी तो वीव करना. तो आई सेड ओके, इट्स अ गुड आइडिया, बट कहानी क्या? तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड राइटिंग कीड़ा अगेन बिट मी, एंड आई स्टार्टेड
वीविंग 4 कैरेक्टर्स एंड उन 4 कैरेक्टर्स के अराउंड मैंने कहानी वीव की एंड ऑब्वियसली आई पुट द स्टोरीज विच आई वॉज राइटिंग जो सच्ची घटनाएं थी मेरे और मेरे फ्रेंड्स के साथ की, वो मैंने एज अ पेरीफेरी रखी और एक लव स्टोरी वीव की. सो मैंने लिखना शुरू किया था अराउंड 2006 में एंड आई फिनिश द बुक इन 2012. बीच में फॉर गुड 2-3 years आई डिड नॉट राइट क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत ड्राई हो रहा था सब कुछ. एंड आप जब पहली किताब लिख रहे होते हो और जब बीच में ऐसा कुछ हो जाता है और आप नहीं लिख पा रहे होते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ आपके साथ. एंड आई गिव अप ऑन द बुक. मैंने सोचा कि नहीं होगा ये, दिस विल नॉट वर्क आउट. एंड आई रिमेंबर मैं स्टार में काम कर रहा था तब, स्टार प्लस में, और एक दिन जस्ट नहा के मैं बाहर आया एंड आई गॉट अ ब्रेन वेव कि ये मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकता इस कहानी में. एंड आई केम एंड जस्ट रोट दैट आइडिया, स्क्रिबल्ड इट ऑन माई लैपटॉप. एंड उसके तुरंत बाद ना मेरा एक जो ईयरली ब्रेक होता है आप लेते हो फ्रॉम वर्क, मैं वो लेने वाला था. सो आई वॉज गोइंग बैक टू IIT टू स्टे विद माई पेरेंट्स फॉर 15-20 days. उन 20 दिनों में मैंने वो किताब ख़त्म कर ली फिर. सो इट वॉज, वो एक आइडिया की देरी होती है आई थिंक, कि जैसे वो आइडिया आया वो क्लिक हुआ. सो देन आई स्टेट कि अब मुझे पता है मुझे क्या लिखना है. सो फटाफट लिखना शुरू कर दिया. आई थिंक मैंने हमारे पॉडकास्ट में रोहन शंकर जी आए थे, मिमी के राइटर. हाँ, तो उन्होंने मुझे एक कोट बोला, तो एक कोट बोलते हैं कि फिक्शन इज स्ट्रेंजर देन रियलिटी. तो वो मैं इसलिए रिजोनेट करता हूँ बिकॉज आई बिलीव जो भी ऑथर या राइटर फर्स्ट बुक लिख रहा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा उसके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहते हैं. एग्जैक्टली. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जो बोलते हैं. इनफैक्ट जब बुक एडिटिंग फेज में भी थी विद माई पब्लिशर, उनका यही क्वेश्चन था कि आप क्या लिखना चाहते हो, आप एक लव स्टोरी लिख रहे हो या आप एक मेमोयर लिख रहे हो. क्योंकि मेमोयर है तो फिर तो जो आपने लिखा है बिल्कुल ठीक है. अगर लव स्टोरी है तो प्लीज़ आप इसमें से ये चीज़ें हटा दीजिए बिकॉज ये कहानी को कुछ नहीं लेंड कर रही. एंड एज अ फर्स्ट टाइम ऑथर यू ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड. आपने तो बस लिखना शुरू किया और जो दिमाग में आता गया, जो इंसिडेंट्स याद आते गए, आप लिखते गए. एंड ठीक है, क्योंकि टीवी के राइटर हैं हम, तो हमें मर्ज करना आता है चीज़ों को. तो मैंने उसको लव स्टोरी के साथ मर्ज किया, बट इट वॉज नॉट लेंडिंग अ लॉट टू द लव स्टोरी, सर्टन इंसिडेंट्स. सो दैट माई पब्लिशर एंड द एडिटर वॉज वर्किंग विद मी, they were not as kind as your team is. So they said कि नहीं, इसको हटा देते हैं, इससे कुछ हमें नहीं मिल रहा कहाँ लव स्टोरी में. So which I agreed कि हाँ genuinely उन certain portions का हटाना बहुत ज़रूरी था because they were not giving anything to the love story. तो since it was very real and reality based, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से हटानी पड़ी. एंड फिर lot of my friends thought कि तूने मेरे बारे में नहीं लिखा. Okay, so you're coming up with a new book called Sitara. Yes. So which is going to be launched on 6th Feb. Yes. Right. So अभी उसके बारे में बताइए क्या है वो. और मैंने सुना है उसमें कुछ रियल इंसिडेंट जैसे आपने बताया लव एट मणिपाल में भी हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी होंगे. हाँ. So सितारा एक कहानी का जर्म था मेरे पास जब लव एट मणिपाल रिलीज़ नहीं हो रही थी एंड देयर वर नो टेकर्स फॉर लव एट मणिपाल ऑनेस्टली. तो जब वो एक फेज़ था मेरा वेयर आई वाज स्ट्रगलिंग टू गेट अ पब्लिशर फॉर लव एट मणिपाल, तब एक थॉट था मेरे दिमाग में कि एक बॉलीवुड वाले स्पेस में कुछ लिखना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इन आवर कंट्री इज़ obsessed with knowing films and more than films I feel that behind the scene जो लोगों की कहानियाँ होती हैं, पर्सनल लाइफ होती है, उससे ज़्यादा वो लोग रिलेट करते हैं या इट इज़ समथिंग दैट दे वांट टू नो. सो एक थॉट था मेरे दिमाग में बहुत समय से, बट उस थॉट पे ऑनेस्टली मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. इट वॉज ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑफ 2020 जब मैं लव एट मणिपाल के एडिटोरियल पे काम कर रहा था विद द एडिटर्स एंड ऑल, तब ये थॉट वापस से मेरे दिमाग में आया. वो भी इसलिए क्योंकि हमारे पास किसी के पास ज़्यादा काम नहीं था, कुछ करने के लिए था नहीं. घर में सफाई करने के बाद, खाना बनाने के बाद, लॉकडाउन में द ओनली थिंग विच वॉज लेफ्ट वॉज टू वॉच फिल्म्स.
Right. And since me and my wife both are the 90s kids, Yeah. तो हम वो सारी पुरानी फिल्में देख रहे थे, which was जो हमने बचपन में देखी मिस थी, कर दी, हाँ ये नहीं देखी थी, देखी थी, okay. और अब हमें था कि चलो वापस से एक रिविजिट हाँ, करते हैं. right. So during that phase, while watching those films and understanding it now from the lens of being in the fraternity, I started seeing a pattern. I started seeing कि एक तरह से हम 90s में फिल्में बनाते थे, एक तरह का लुक था, एक तरह की कहानियाँ थीं, एक तरह का सो टू से जॉनर अपने में बन गया वो. इट्स बिकम अ कल्ट कि 90s इज कंसिडर्ड टू बी अ कल्ट इन इटसेल्फ. सो उस दौरान मुझे वापस से वो कहानी का थॉट वापस आया कि एक हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कहानी लिखता हूँ मैं. एंड मैंने अपने फ़ोन पे लिटरली लिखना शुरू किया द आइडिया. एंड दैट टाइम टेंटेटिव टाइटल भी मैंने सिर्फ हीरोइन ही रखा था और कुछ नहीं रखा था. मैं लिखता गया. लॉकडाउन था, ज़्यादा काम था नहीं एज आई सेड, और मेरा जनरली लॉकडाउन में काम था शाम में बर्तन धोना, तो मेरे लिए दिन में काफ़ी फ्री टाइम था मेरे पास. तो मैंने वो लिखना स्टार्ट किया. कई सारी कहानियाँ थीं रमेश, जो आपने एज अ इंडस्ट्री पर्सन या एज अ फिल्म बफ आपने सुनी थी, या आपने कई लोगों से सुनी थी. जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो आपके सीनियर्स जो होते हैं आपको बताते हैं कि अच्छा हम उस फला फिल्म में थे और उसमें तो हमने ये ऐसा होते हुए दिखा था, बिहाइंड द सीन्स की कहानियाँ. सो वो सारी कहानियाँ कहीं ना कहीं जहन में रह गई थी मेरे, और मुझे था कि मैं उसको पिरो कर एक अलग कहानी बनाऊँ. सो इसमें कई सारी कहानियाँ जो मैंने जो रियल इंसिडेंट्स हैं उनको इंटरवीव किया है, जस्ट टू गिव लिटिल मोर ऑथेंटिसिटी. दैट्स माई जॉनर ऑफ राइटिंग ऑनेस्टली. सो जैसे आपका जो 1993 के जो रायट्स थे ड्यूरिंग द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, वो इंसिडेंट का क्या रेमिफिकेशन था बॉम्बे में, वो मैंने डाला है. फिर देयर वाज बॉम्बे ब्लास्ट जो हुए थे अराउंड 94 के आसपास, उसका क्या असर पड़ा मेरे किरदारों पे, या जब हर्षद मेहता वाला जो स्कैम हुआ था उसका. सो रियल इंसिडेंट्स मैं जनरली ऐड करना प्रेफर करता हूँ अपनी कहानी में, क्योंकि कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स गिविंग ऑथेंटिसिटी टू माई कैरेक्टर्स. क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं, भले ही वो उस दौरान नहीं थे, हो सकता है आजकल के जो बच्चे थे दे माइट फाइंड इट वेरी एलियनेटिंग कि अच्छा ऐसा कोई स्कैम भी हुआ था या ऐसा कुछ ब्लास्ट हुए थे. बट जो when they go, and it's very easy nowadays to go back and search what has happened, so they understand कि वो अच्छा ऐसा कुछ हुआ था, okay. So my characters are reacting to those incidents, and those incidents I try to interweave in my story. So even that's the thing which I also do. Sorry. So in my the second novel which I wrote, Extraordinary Fate of an Ordinary Man, so it has a Kedarnath tragedy incident looked in, weaved in it. Wow. So that's what I mean. This is the मुझे ऐसा लगता है कि ये perfect. I would love to read, because केदारनाथ के साथ के जो भी associated चीज़ें हैं ना, आई ऑलवेज वांटेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट मोर. मेरे अभी तक दर्शन नहीं किए मैंने, बट आई वांट टू नो मोर अबाउट इट. आई विल टेक द बुक फ्रॉम यू. श्योर एंड आई विल गिव इट टू यू. सो आई थिंक ये बहुत ही मतलब एज अ राइटर मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है कि जैसे रियल लाइफ इंसिडेंट को हमारे कैरेक्टर्स की स्टोरी में उसको वीव क्योंकि आपका क्या होता है कि आप एक तो रिविजिट कर रहे हो, तो थोड़ा एक मेमोरी डाउन द लेन होता है फॉर द ऑडियंस टू रीड इट. एंड ऑल्सो फिर लगता है कि एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, क्योंकि आपका किरदार किस तरह से रिएक्ट कर रहा है. it's a challenge for you also as a writer, when you're taking real situations. क्योंकि honestly मैं उस सेक्ट को बिलीव करता हूँ in terms of writing, कि मेरे लिए मेरा किरदार सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है. I don't believe in making a character sketch and then weaving a story. Understood. That's not how life is. Yeah. Life is very difficult when you have to act according to the situation. Right. So जैसे आप और मैं हैं, like if you look at me, I am a very peace loving person, but if someone attacks my family, I'll obviously have a very different avatar to myself. So I've changed my character
for the situation. So that's how my characters are also. They react to situations. I don't make a character sketch. So it's in writing terminology, plot driven. Yes, my characters are plot driven, and they change their stances or they change their opinions as per the situation. They are not idealistic. Right. They are not by the book. They are real. Understood. So ये क्वेश्चन बड़ा आता है, मतलब when you are अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग राइटिंग फॉर द इंडस्ट्री और फॉर इन जनरल, दैट कैरेक्टर ड्रिवन होना चाहिए स्टोरी या प्लॉट ड्रिवन होना चाहिए. सो आपने तो अपना टेक बताया कि आपकी स्टोरी प्लॉट ड्रिवन है, बट आई थिंक देयर इज नो फॉर्मूला एज सच कि कैरेक्टर ड्रिवन करो. सो ऑनेस्टली कैरेक्टर्स हैव टू ड्राइव द स्टोरी, ओके, बट इट्स नॉट दैट कि कैरेक्टर का जो अपना टेक है वो कहानी बदल देगा. कहानी अगर आपको कह रही है कि एज अ राइटर इफ यू आर फीलिंग कि हम मुझे ना ये करना है या आई वॉन्ट माई कैरेक्टर्स टू रिएक्ट लाइक दिस, दे शुड रिएक्ट लाइक दैट, बिकॉज हर कैरेक्टर वो राइटर की ही पर्सनैलिटी होता है. अदर देन इफ यू कैन राइट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव तो बहुत शैलो राइटिंग हो जाती है. सो कई बार मुझे मतलब ये लगता है कि आई एम राइटिंग एंड आई एम राइटिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन. That's my style of writing also. I don't write it कि सितारा ने ये किया. I write it that I am Sitara and I am doing this. And I am telling you my story. Yeah. So both my books have been the first person narrative. Yeah. And कह लीजिए कि professional hazard, I like writing in a intercut format. So my alternate chapters are always taking the story somewhere else and then bringing it back and correlating it to the. True. That's how exactly how I wrote Love at Manipal, and that's how I wrote Sitara also, and that's how I'm writing my third book. Yeah. So I was asking, was a difference between writing for a book? Obviously, I understand there is a difference to the format and to the specification which you put in terms of a book or when you are writing a screenplay. What I'm trying to ask is like the points which you raise for the character driven or the plot driven or the description which you have to give. So how different it is to express, because in a book it's a final product which the people will be reading it, right? But when you write for a film or a web show, it's not it's just a guide, kind of a guide for a director or makers to follow through. So what a writer should keep in mind while writing for both these formats? So while you're writing a book, you have the liberty to go as detailed as possible. You can go into subplots and subplots and come back and link it. You have that liberty to do that. मतलब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे इन लव एट मनीपाल, जबकि इट्स अ लव स्टोरी, आई वेंट इन टू अ स्पेस जहाँ पे मेरी जो प्रोटैगनिस्ट है स्नेहिल, उसके पेरेंट्स का एक जोन था जो मैं टच करके, बिकॉज शी वॉज हॉलीडेइंग विद हर पेरेंट्स ड्यूरिंग द break of the summer break, वो एंगल टच करके आई केम बैक टू द स्टोरी, बट वो मेरे पास लिबर्टी थी. बट जब आप स्क्रीन के लिए लिखते हैं, कोई भी जॉनर हो, आपका वेब हो या आपका फिल्म हो या टीवी हो, आपके पास एक लिमिटेशन होती है. एक समय की लिमिटेशन होती है और एक लिमिटेशन होती है कि आप कितना ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं. Is it going to lend to the story? Is it relevant to the protagonist? So वो जो एक डिफरेंस है ना, कि जो एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है आपके हाथ में और एक आपके हाथ में ये भी होता है कि उस कहानी का पड़ाव इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लॉन्गर आर्क्स में. तो उस लॉन्गर आर्क को ध्यान में रखकर आपको लिखना होता है, जबकि बुक इज़ अ फाइनाइट थिंग. राइट. आई कम फ्रॉम टेलीविजन वेयर देयर इज नथिंग कॉल्ड finite. Right. We want the shows to run for thousands and thousands of episodes. Right. So we don't we just think of larger arcs in television specifically. In films, it's definitely different because obviously you have to finish it in 3 hours. Correct. So is this important, or should we change it to have another scene which is more so to do with the protagonist? So that option that you have to weigh them when you're writing for screen because it's a limited time. Right. While book में आपके पास वो लिबर्टी होती है. Right. हाँ, कि आप
थोड़ा सा इंडल्ज कर सकते हैं चीज़ों में. तो जब आप स्क्रीन प्ले लिखते हैं व्हेन यू राइट वन एंड आपने ऑब्वियसली बहुत सारे सीन्स लिखे होते हैं हाँ. एंड फ्यू ऑफ द सीन्स मे बी वेरी यू आर लाइकिंग देम वेरी मच, इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल फेवरेट फॉर यू, राइट? बट जब वो एक्चुअल में शूट होता है एंड दिस सीन्स आर नहीं, ये सीन नहीं होगा, वो कट कर देते, तो हाउ डू यू फील इट? Oh, it's very hard. Very silly to ask. No, but it is very, very disappointing because, and पर actually किसी की गलती नहीं होती because there are multiple reasons कि वो सीन वर्क नहीं किया. It could be that जो हमने सोचा था वो पेपर पे नहीं आया to begin with. अच्छा पेपर पे आ गया तो डायलॉग वैसे नहीं आए जैसे हमने सोचे थे कि ऐसे आएंगे. फिर एग्जीक्यूशन में वो टेक्स नहीं आए, यू नो दैट परफॉर्मेंस नहीं आई, और द एक्टर डिड नॉट डू इट दैट वे. सो बहुत सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं एंड देन एट द एंड व्हाट हैज़ टू गो ऑन स्क्रीन मैटर्स. Right. So But as a writer, do you have, if you are convinced and if you are very very convinced about that particular scene, do you have a say कि on the set कि नहीं ये होना है, ये सीन करना ही है? So एक लेवल तक होता है बट फाइनली ऑब्वियसली इट इज डायरेक्टर और द चैनल और द प्रोड्यूसर्स कॉल टू कीप इट और नॉट कीप इट. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं बट ऑब्वियसली यू कांट फोर्स एनीवन टू. ऑब्वियसली मींस अगर आपको सीन इंक्लूड करना है तो आपको राइटर के साथ प्रोड्यूसर भी होना पड़ेगा. हाँ एग्जैक्टली. तो आपको सीन करेक्ट. सो आप एक लड़ सकते हो पर उसमें भी वैसे होता नहीं बिकॉज सिंस आर टेलीविजन मॉडल इज लिटिल डिफरेंट. द IP रेस्ट इन द चैनल्स हैंड. सो फाइनली ऑब्वियसली उनका ही कॉल रहता है. राइट. ओके. सो not to offend television people but generally हमने बहुत सारे ऐसे shows देखे हैं जो थोड़े से regressive हैं. तो obviously जब वो writers लिख रहे हैं they are being paid for that, they are being asked to write such you know in such way. So when you come across such situation as a writer, obviously आप जब एक तरफ इतने अच्छे चीज़ें लिख रहे हो, like Aahat kind of a show you have done and all other things, books, you are very good things you are doing, बट एक जगह पे आपको ऐसी रिग्रेसिव कोई चीज़ लिखने के लिए आती है तो हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? ऑब्वियसली आपकी जॉब है करना है बट आपके मन में डायलेमा तो होता होगा कि यार मुझे करना है कि नहीं करना. बिल्कुल भी नहीं होता. नहीं, बिकॉज आई थैंकफुली आई लर्नड वन थिंग वेरी अर्ली इन दिस इंडस्ट्री दैट वी आर हियर टू कैटर टू द ऑडियंस. सो अगर ये पर्टिकुलर जॉनर या ये पर्टिकुलर चैनल कि ये ऑडियंस है और उनको यही ड्रामा, इसी टाइप का ड्रामा पसंद आता है, सो आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम इट. आई विल नॉट थिंक, आई डोंट थिंक दैट मैं ये क्या लिख रहा हूँ या ये कितना रिग्रेसिव है. ये उस ऑडियंस के लिए. डज इट सेटिस्फाई योर इनर यू नो दैट क्वेस्ट टू राइट? नो, बट आई ट्राई टू डू ऑनेस्टी with my honesty I write that. See, I think that जब आप क्लाइंट ड्रिवन चीज़ें लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ को बहुत क्लियरली ध्यान में रखना चाहिए कि आप यू आर राइटिंग इट फॉर एन क्लाइंट और एन ऑडियंस. यू नॉट राइटिंग फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन. करेक्ट. पर्सनल सेटिस्फैक्शन मुझे शायद मिल सकता है अमृता प्रीतम जी की कहानियाँ पढ़ के या उनकी पोएम्स पढ़ के, बट वो आज टेलीविजन में नहीं चल पाएगा. Obviously, if you have to survive, you have to work according to the requirements. It's not just about survival also, Ramesh. It is also to do with आप किसके लिए बना रहे हैं ये. आप बनाकर अपने घर में चलाने के लिए बना रहे हैं या आप चाहते हैं कि ये लोग देखें. और आज जिस तरह की ऑडियंस है हमारे यहाँ देश में वो बहुत डिफरेंट है जो आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले थी जब टेलीविज़न स्टार्ट हो रहा था हमारे देश में. हमारे शोज़ बहुत प्रोग्रेसिव हुआ करते थे जब टेलीविज़न स्टार्ट हुआ था. एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज हमारे यहाँ का जो रेवेन्यू मॉडल है टेलीविज़न का वो इट इज़ एडवर्टाइजमेंट ड्रिवन, इट इज़ नॉट सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. सो एडवर्टाइजर्स अगर चाहते हैं कि वो टारगेट करें एक B सेगमेंट या C सेगमेंट मार्केट को, तो आपको लिखना उनके लिए पड़ेगा ना. करेक्ट. आप बहुत बुद्धिजीवी होकर कहानी नहीं लिख सकते. अगर आपको छोटे से छोटे शहरों के पेनिट्रेट करनी है उस मार्केट में तो आप नहीं लिख सकते वो. तो आपको थोड़ा बहुत उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा. और शायद यही एक कारण था दैट जब
कई सारे शोज जो वर्क किए जो थोड़े कहा जाता है रिग्रेसिव हैं, बट हालांकि मेरा एक उस पर भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ वो रिग्रेसिव आइडियाज़ थे। जब आप भ्रूण हत्या की बात करते हो या आप एक बाल विवाह की बात करते हैं, सो वो कहानियाँ भले ही रिग्रेसिव थीं, बट दे सेड दैट दिस इज़ अ कुप्रथा। सो टेक्निकली आप बोल रहे थे कि इसको बंद करिए। राइट। So it was not regressive, it was being progressive, showing a story, but also saying that don't do it. True. So that's the Right. thought process. So with this, we have come to the end of the podcast. Okay. So I just want to say few words जो हमारे नए राइटर्स हैं, हाँ. उनको, वो लिखते तो बहुत कुछ हैं, बहुत स्टफ लिखा हुआ होता है, बहुत सारे ऐसे लोग को मैं जानता भी हूँ, but they don't know how to pitch it, how to take it forward. Yeah. So what is one guidance from you for them? Don't think about anything and write. आँख बंद करके लिखना शुरू करो. Even if you write 1 page a day, by the end of the year, you will have a book in your hand. Right. That's the only philosophy I've been following. So means you have to write daily. Write daily. Write something, a paragraph or like 10 lines, 5 lines, but write something every day. बिकॉज जब आप लिखने बैठते हैं किताब, तो हम ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी की पूरी कहानी एक ही दिन में लिखनी है या एक साथ लिखनी है. कई बार आप वापस आते हो, रिविजिट करते हो एंड लगता है कि नहीं ये मैं इसको और बेटर कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं. बट आप जब तक आप पूरी कहानी एक साथ नहीं लिखोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू मेक इट बेटर. राइट एवरी डे, फिनिश योर स्टोरी एंड देन गो बैक टू कीप रिवाइजिंग इट. लाइक आज भी मुझे जब आपकी टीम भेजती है मुझे सितारा का डॉकेट, मुझे लगता है इसको बदल दूँ, इसको चेंज कर लूँ. सो दैट नेवर एंड. वो तो लास्ट मोमेंट तक आई थिंक जब तक आप मुझसे बुक छीन के बोलोगे नहीं कि अब बस पब्लिश करनी है, दे दो, तब तक वो चलता ही रहेगा. सो द ओनली थिंग विच आई वुड से टू एवरी वन इज कि जस्ट राइट एवरी डे, राइट योर थॉट्स. द थॉट्स ओनली बिकम अ गुड स्टोरी. Right. So but I was asking about the pitching part. Like अगर मैंने लिख लिया, मेरे पास अच्छा कंटेंट है लिखा हुआ, I got very good feedbacks also. So how to take it forward? मतलब एक स्टेप और आगे कैसे? मुझे फॉर एग्जांपल मैंने किसी फिल्म के बारे में लिखा है and I want to just pitch it to some production houses. You have to some register makers. your story script first. That's Yeah. something which I would advise to everyone. Yeah. If you've written a script or something, please register it in the Writers Association, SWA, yeah. because it's a thought that matters. Right. And then of course you can take it to a lot of portals. There are a lot of big production houses जिनके अपने portals हैं जहाँ पे आप submit कर सकते हो synopsis and they get back to you. And there are a lot of people I know who have done that and जिनकी कहानियाँ and stories have been picked up by Dharma or Excel or something. Right. Thank you so much for your time. Thank and you, wish you all Ramesh. the It best was for your very new very book. good talking to you. Thank you.